अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रजा। सो फ्रेंड्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर और आपको मैं इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की तमाम एजेस के बारे में तफसीलन बताऊंगा। तो इस सिलसिले में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो फ्रेंड्स, हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे और आपको मैं तमाम एजेस के बारे में बताऊंगा और इसी तरह मैं वीडियोस बनाऊंगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एंग्लो सैक्सन एज, यानी कि इनिशियल पॉइंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि वो पॉइंट जहां से इंग्लिश लिटरेचर लिखा जाना स्टार्ट हुआ, जहां से इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर की बुनियाद पड़ी। सो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन एज इस लिहाज से काफ़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि जो इंग्लिश आज हम तक पहुंची है उसकी जो बुनियाद है वो इसी एज में रखी गई। सो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन एज को अर्ली मिडल एज भी कहा जाता है और डार्क एज भी कहा जाता है। अर्ली मिडल एज इसी लिहाज से, इसी वजह से क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर इसी एज में लिखा जाना स्टार्ट हुआ, और डार्क एज क्यों कहा जाता है ये आपको मैं बाद में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, एंग्लो सैक्सन एज पर तफसीलन बात करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बताता चलूं। सो फ्रेंड्स, कदीम बरतानिया यानी कि ओल्ड ब्रिटेन में जो आज का इंग्लैंड है, वहां पर केल्ट्स यानी ब्राइथॉन्स नामी एक ट्राइब रहता था और ये काफी लंबे अरसे से वहां पर रहते थे। सो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि केल्ट्स और ब्राइथॉन्स जब रह रहे थे लंबे अरसे से ब्रिटिश में, और ये लोग आयरन एज से हिजरत करके आए थे ओल्ड ब्रिटेन में। तो फ्रेंड्स, टर्निंग पॉइंट उस वक्त आया जब जूलियस सीजर की आमद के साथ, क्योंकि जूलियस सीजर जो था वो रोमन वॉरियर था और उसकी आमद के साथ रोम की इन्वेजन ब्रिटानिया में स्टार्ट हो गई। तो रोम ने एक के बाद दिगरे इन्वेजन्स की और एक ऐसा वक्त आया जब रोम ने ब्रिटेनिया का जो मुकम्मल कंट्रोल है वो हासिल कर लिया और ब्रिटेनिया को जो है अपनी कॉलोनी बना लिया। तो फ्रेंड्स, जहां पर ये केल्ट्स और ब्राइथॉन्स रहते थे, बेसिकली इस जगह को एंगल लैंड कहा जाता था जो बाद में चलकर इंग्लैंड बना। तो फ्रेंड्स, हुआ कुछ यूं कि जब रोम ने अपना एम्पायर यहाँ पर कायम किया तो रोम ने काफ़ी डेवलपमेंट्स यहाँ पर की, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर तवज्जो दी और डिफेंस पर तवज्जो दी। उन्होंने हार्डियन वाल कायम की ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ब्रिटेनिया को, और भी बहुत ऐसे काम किए जो आज तक मेरे ख्याल में वहाँ पर मौजूद हैं और बरतानिया की तरक्की का सबब बने। तो फ्रेंड्स, रोम ने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस पर खासी तवज्जो दी और रोम ने ब्रिटेनिया में नए शहर बसाए और डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाया, लिटरेसी रेट को बढ़ाया क्योंकि ब्राइथॉन्स जो थे वो अनएजुकेटेड पीपल थे और पैगनिज्म भी उनमें मौजूद था। तो रोम से क्रिश्चियनिटी ब्राइथॉन्स में फैली, केल्ट्स में फैली और क्रिश्चियनिटी डेवलप हुई। सो टर्निंग पॉइंट उस वक्त यहाँ पर हमें देखने को मिलता है जब रोम में विजिगॉथ नामी एक जंगजू कबीले ने अटैक करना शुरू कर दिया है। अब क्योंकि रोम में अटैक्स हो रहे हैं विजिगॉथ के, तो रोमी जो आला हुकाम थे उनको अपने मुल्क की फिक्र सताने लगी। सो उन्होंने डिसाइड ये किया कि अब वो बरतानिया को छोड़ देंगे, यानी ओल्ड ब्रिटेन को छोड़ देंगे और वो वापस रोम में चले जाएंगे ताकि वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट कर सकें विजिगॉथ के अटैक से। सो 150 साल के अरसे में रोम ने अपनी जो है मुकम्मल आर्मी वो वापस बुला ली और बरतानिया को मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया। अब यहाँ पर बच गए केल्ट्स यानी ब्राइथॉन्स जो कि ओरिजिनली वहाँ के इनहैबिटेंट्स थे। तो फितरतन वो लोग जो थे निहायत अमन पसंद थे, जंगजू टाइप के लोग नहीं थे। अब क्योंकि वो तनो तनहा थे तो वहाँ पर पिक्ट्स और स्कॉट्स, ये दो ट्राइब्स बड़े ही इंपॉर्टेंट, इनके नाम आप याद कर लें। पिक्ट्स और ट्राइब्स के जो अटैक्स थे वो बढ़ गए। अब क्योंकि केल्ट्स को अपने दिफा की फिक्र सताने लगी तो उन्होंने एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स, ये 3 जर्मैनिक ट्राइब्स हैं, बड़े ही अहमियत के हामिल हैं, और इनको इनवाइट किया कि वो आए और केल्ट्स यानी ब्राइथॉन्स को डिफेंड कर सके। तो एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स, एंगल जो थे ये जर्मनी से आए थे, सैक्सन जो थे ये सैक्सोनी से आए थे, और ज्यूट्स जो थे ये डेनमार्क से आए थे।
बेसिकली एंगल्स और सैक्सन जो थे ये मेजॉरिटी में थे और ज्यूट्स जो थे ये मेजॉरिटी में नहीं बल्कि मिनॉरिटी में थे। सो फ्रेंड्स ये कबीले आते हैं नॉर्थ सी के रास्ते, ये यक्के बाद दिगरे बरतानिया में आते हैं और बिसाइड दिस के ये लोग उनकी हेल्प करें, ये लोग केल्ट्स को ही अपना गुलाम बना लेते हैं और उनको एक मुल्क बदर कर देते हैं स्लोली। ये लोग जैसे ही आते हैं ये लोग ओल्ड ब्रिटेनिया पे कब्जा कर लेते हैं और केल्ट्स यानी ब्राइथॉन्स को अपना गुलाम बना लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मुल्क बदर कर देते हैं और अपनी हुकूमत कायम कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद जब हमें वाइकिंग इन्वेजन देखने को मिलता है, यानी कि जब एंग्लो सैक्सन की हुकूमत स्टार्ट होती है तो इस अरसे में उन्होंने वाइकिंग इन्वेजन को भी फेस किया और ये सारा अरसा जो था ये जंग में गुजरा है। इसीलिए इसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, डार्क एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस एज में लिटरेचर ने कोई खातिर तरक्की नहीं की थी। सो फ्रेंड्स जब एंग्लो सैक्सन ने अपनी एम्पायर यहाँ पर कायम की, उन लोगों को गुलाम बना लिया, तो उन्होंने ब्रिटेनिया को जो है 7 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ये किंगडम नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया, ईस्ट एंजेला, इसेक्स, कैंट, ससेक्स और विसेक्स, और इन किंगडम का जो कैपिटल था वो विसेक्स था। तक बात की जाए एंग्लो सैक्सन के रिलीजन की, तो बेसिकली ये ट्राइब्स जब ब्रिटेनिया में पहुंचे थे तो ये पैगन थे, इनका कोई रिलीजन नहीं था। लेकिन जब इन लोगों ने केल्ट्स यानी ब्राइथॉन्स के साथ रहना शुरू किया तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी को डेवलप किया, यानी कि क्रिश्चियनिटी भी रोमन अपने साथ लाए थे। इस जमन में जो है सेंट अगस्टाइन का नाम बड़ा मशहूर है, वो एक रिलीजियस फिगर हैं। उन्होंने क्रिश्चियनिटी की जो फैलाव है वो इंग्लैंड में यकीनी बनाया। तो दोस्तों जहां तक इस दौर के लिटरेचर की बात की जाए तो इस दौर में लिटरेचर ने कोई खातिर तरक्की हासिल नहीं की, लेकिन फिर भी हमारे पास थोड़ा बहुत लिटरेचर इस दौर का मौजूद है। सो इस दौर में जो लिटरेचर है उसको 4 बुक्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली बुक द एक्जिटर बुक, ये एंग्लो सैक्सन पोइट्री पर मुश्तमिल है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर है जूनियस मैन्यूस्क्रिप्ट, इसे कैडमन मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। ये बेसिकली बाइबल के नैरेटिव को बयान करती है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है वर्सेली बुक, ये बेसिकली ये पोइट्री और प्रोज पर मुश्तमिल है। और चौथी है नोवेल कोडेक्स, इसे ब्यूवुल्फ मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये बुक्स जो है ये होल इरा के जो लिटरेचर को ये कंपेल करती हैं। एंग्लो सैक्सन का बहुत सारा लिटरेचर रिलीजियस है, क्योंकि ये लोग रिलीजन के बहुत ज़्यादा करीब थे, तो ये लोग रिलीजियस पोइट्री को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो इसी वजह से एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में हमें रिलीजियस पोइट्री बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा हेलियोग्राफी और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो रिलीजन को हाईलाइट करती हैं। फ्रेंड्स एंग्लो सैक्सन के लिटरेचर में हमें रिलीजियस टेक्स्ट, एपिक पोइट्री, हैगियोग्राफी, लीगल राइटिंग्स, क्रॉनिकल और रिडल्स मिलती हैं। इसके अलावा हमें बाइबल का लैटिन से इंग्लिश में भी तर्जुमा। फ्रेंड्स इस दौर का सबसे फेमस वर्क बियोवुल्फ, ये एक एपिक पोइम है और ये एक लॉन्ग एपिक पोइम है जो 3182 लाइंस पर मुश्तमिल है और ये हीरोइक डीड्स को हाईलाइट करती है। तो इसको इंग्लैंड का नेशनल एपिक पोइम भी बोला जाता है। तो ये इसके आथर का भी हमें कोई पता नहीं है कि इसका आथर कौन है। तो इसके अलावा हमें जो बड़ा वर्क देखने को मिलता है वो विदसित ट्रैवलर सॉन्ग, ये 143 लाइंस पर मुश्तमिल है। तो ये इस दौर के बड़े बड़े वर्क्स हैं जो आज तक सेव हैं और हम तक पहुंचे हैं। इसके अलावा बहुत सारा लिटरेचर ज़ाया हो गया, ये समझा जाता है क्योंकि उस दौर में प्रिंटिंग प्रेस या कोई ऐसा सोर्स नहीं था जिस पर लिटरेचर को हम सेव कर सकें और वो हमारे तक पहुंचता। तो इसीलिए उस दौर का बेसिक जो बहुत सारा लिटरेचर था वो ज़ाया हो गया। लिटरेरी वर्क्स हैं उसमें जो फेमस हैं वो ड्यूर्स लेमेंट, क्राइस्ट एंड सेटन, द ड्रीम ऑफ द रोड, द बैटल ऑफ मेल्डन, जेनेसिस ए, जेनेसिस बी एंड द सी फारर।
ये वर्क्स जो हैं नहायत ही अहमियत के हामिल हैं और ज़बरदस्त किस्म के वर्क्स हैं जो हम तक पहुँचे हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक इस दौर के लिटरेरी फिगर की बात है तो इसमें पहला नाम कैडमन का आता है। ये इनकी एक ही नज़म हम तक पहुँची है और ये बड़ी मशहूर इनकी हिम है। इसके बाद दूसरा नंबर है साइनी वुल्फ का। ये जो है इन्होंने बड़ा काम किया है। इनकी जो बुक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ रही होंगी। और इनके बाद बीड का नाम आता है। तो बीड को बेसिकली जो है बड़ा मकाम हासिल है एंग्लो सैक्सन लिटरेचर में। बीड ने काफ़ी डेवलपमेंट की लिटरेचर में और उनके वर्क को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है: ग्रामेटिकल और साइंटिफिक, स्पिरिचुअल, कमेंट्री, हिस्टोरिकल एंड बायोग्राफिकल। तो बीड का जो सबसे फेमस वर्क है वो है हिस्टोरिया एग्लाजियास्टिका, यानी कि एग्लाजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। और इसके बाद जो नाम आता है सबसे मशहूर नाम, अल्फ्रेड द ग्रेट। ये किंग ऑफ विसेक्स भी कहलाए जाते हैं। इन्होंने इंग्लैंड में लिटरेसी और लर्निंग को प्रमोट किया और इसके लिए बहुत कोशिश की और लिटरेचर में काफ़ी डेवलपमेंट्स की। इन्होंने बहुत सारे लेटेंट वर्क को जो है ट्रांसलेट किया ओल्ड इंग्लिश में। इन्होंने बाइबल का जो लेटिन बाइबल थी उसको भी ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया इंग्लिश लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, होता कुछ यूँ है कि 1066 में नॉर्मन सोल्जर्स जो कि 7000 तादाद में मौजूद थे, वो लोग आए हैं विलियम फर्स्ट की ज़ेरे निगरानी। वो लोग आए, उन लोगों ने आकर जो है यहाँ पर इन्वेजन की और एंग्लो सैक्सन का जो किंग थे हेरोल्ड गॉडविंसन, उनसे लड़ाई की हेस्टिंग्स में। और एंग्लो सैक्सन ये लड़ाई बुरी तरह से हार गए और हेरोल्ड गॉडविंसन जो था उनका कत्ल हो गया नॉर्मन के हाथों। तो इस तरह यहाँ पर जो है ब्रिटेनिया में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट स्टार्ट होता है 1066 में। तो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में एंग्लो नॉर्मन एज को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको आज का मेरा ये लेक्चर समझ आ गया होगा और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह।